खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTV करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या वफाकी हुकूमत ने एक टैक्स का टारगेट रखा जो गुज़श्ता ये बजट अभी पेश किया हुकूमत ने, और इस पे 8.5 खरब रुपए का ये टारगेट था। और इस हिसाब से माहनावार एक कारकर्दगी FBR की होती है कि आपने कितना टैक्स वसूल किया और क्या आप अपना टारगेट जो है वो मीट करने जा रहे हैं। तो इन 2 माह में जो माली साल शुरू हुआ जुलाई 1 से उस और अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 माह में 850 अरब रुपए के जो महसूलात हैं, टैक्सेस हैं, वो FBR ने इकट्ठे किए। टारगेट था 690 अरब रुपए का, तो इससे 23% ज़्यादा 2 माह में FBR ने टैक्स की कलेक्शन की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट के ज़रिए FBR को मुबारकबाद दी और ये उम्मीद जाहिर की कि जो 8.5 खरब रुपए का टारगेट है जो इस माली साल के अख्ताम पर हमें हासिल होगा, वो बासानी पूरा हो जाएगा या उससे भी ज़्यादा हम उसको वसूल कर सकते हैं। इसके साथ आज एक अहम मीटिंग भी हुई वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की सदारत में। पहली मीटिंग थी नेशनल टैक्स काउंसिल की, जिसमें उन्होंने सूबों और वफाक के माबैन जो टैक्स के मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर इज़हार ख़याल किया और कहा कि इनको हल करने की ज़रूरत है। कई चीज़ें हैं इसमें, मिसाल के तौर पे हम जो टैक्स देते हैं क्या वो काफ़ी है। हमें अभी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारे ऊपर ये दबाव भी है कि टैक्स में इजाफा किया जाए, लेकिन क्या ये सूदमंद बात है, लॉजिकल है कि जो लोग एक कलील तादाद पाकिस्तानियों की जो टैक्स दे रही है उन्हीं पर मजीद बोझ डाल दिया जाए, या मजीद पाकिस्तानियों को, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को इस टैक्स नेट में शामिल किया जाए। तो हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि टैक्स जो आपकी बेस है उसको बढ़ा दें ताकि वो हदफ भी हासिल हो जाए और जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर ज़्यादा असर भी ना पड़े। इसके साथ एक चीज़ जो मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो शरह है, जो रेशो है, इनकी जो तनासुब है, वो किस किस्म का है। क्या ये आम पाकिस्तान जैसी जो मईशतें हैं इस रीजन में या दुनिया भर में उनके मुताबिक है, ऐसा ही होना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक 60-40 का तकरीबन तनासुब है, यानी कि 60% या इससे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जिसमें जनरल सेल्स टैक्स का एक बहुत बड़ा शेयर है, हम हासिल करते हैं और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए, बल्कि किसी भी मईशत के लिए। लेकिन इसके साथ क्या ये इतना ही होना चाहिए या जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनकम टैक्स है, उसको ज़्यादा बढ़ना चाहिए। गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आमिर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नासिर मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। नासिर साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपकी जानब में आता हूँ। पहले एक तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो टारगेट से ज़्यादा हमने ये हदफ हासिल कर लिया, मतलब ये कैसे हुआ। हमें तो महसूस ये होता है, ये जो पास्ट प्रैक्टिस या जो ट्रेंड हमने देखा ख़ास तौर पे कि शुरू के महीनों में ज़रा स्पीड कम रहती है, लेकिन ये हासिल करने से मतलब क्या, कैसे हुआ ये? FBR ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, क्या किया? थैंक यू शहजाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, हम इसको इस तरह देखते हैं कि जो मईशत है वो अगर लास्ट ईयर पहले आपने अपग्रेड किया अपने ग्रोथ को फ्रॉम अराउंड 2%, दैट वाज द एस्टिमेट, एंड यू वेंट टू अबाउट 3.9%। ये भी एक्सीड कर जाएगा अगर आप जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जो नहीं था, जो प्रोविजनल लिया गया था, तो ये भी 4-4.5 के करीब चला जाएगा। जितने आपके हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, सीमेंट की सेल है, ऑटोमोबाइल की सेल है, स्टील की सेल है, दे आर ऑल डूइंग बेटर। ठीक। सो जैसे आपकी शॉर्ट टर्म इकोनॉमी में बॉयंसी आई है, उससे आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। सो जो आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं तो इंपोर्ट स्टेज पे भी टैक्स बेहतर हुआ है। इनकम टैक्स की कलेक्शन भी 29% बेहतर है इन 2 माह में कंपेयर टू लास्ट 2 मंथ्स ऑफ दी फिस्कल ईयर। सो ये जो बॉयंसी है इसने ये क्रिएट किया है। बट इसके साथ साथ आप इस चीज़ को अलहदा नहीं कर सकते कि FBR में बहुत अरसे से टैक्स रिफॉर्म जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनका जैसे पॉइंट ऑफ सेल्स में इस वक्त 11,700 टियर 1 रिटेलर्स कनेक्टेड हैं, जिसको बहुत बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह डेटा माइनिंग हो रही है, इंटरनेशनल डेटा OECD के थ्रू शेयर हुआ, उस पर भी काम हुआ, उस पर भी थोड़े से पैसे आए हैं। सो ये इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें, दी बॉयंसी दैट यू सी इन द इकोनॉमी विच इज़ लार्जली ड्राइविंग द टैक्स बेस, और कोविड के बाद जब इकोनॉमी खुली है, अब लास्ट ईयर हमने 4721 कलेक्ट किया आखिर में, और इस आखिर में बॉयंसी आ गई थी। सो योर लास्ट 2 मंथ्स वर ऑल्सो बेटर ऑफ द लास्ट फिस्कल ईयर। इस साल 5829 का टारगेट है।
दिस टारगेट सीम्ड हायर, अगर आप 4721 से चलें कि 24% की ग्रोथ चाहिए, बट बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जिसकी जैसे हम बात करेंगे और अ लिटिल बिट ऑफ द पॉलिसी मेजर्स, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मुमकिन हो सकेगा। नाउ दैट वी हैव सीन द फर्स्ट 2 मंथ्स, ये है इस वक्त फर्स्ट 2 मंथ। व्हाट इज योर टेक आमिर साहब? देखिए, मैं नजीब साहब से बिल्कुल मेरा इत्तफाक राय है कि ये जो इन्होंने रीजंस बताए हैं थोड़ी सी अरसे में बुओयेंसी की, लेकिन इस के साथ साथ दो चीज़ें जो मैं मेरे ख्याल में कहना चाहूँगा एज अ वर्ड ऑफ कॉशन, वो ये है कि देखिए, आपने एक तरफ आपने टैक्स टारगेट में ऑनेस्टली बहुत कम ममालिक में अब्यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ एक तरीका होता है, इसको अवॉइड करते हैं। इसको क्यों अब हम अवॉइड करते हैं? इसलिए कि इसमें होती है पोर्ट शॉपिंग। आप FBR हैं, मैं अगर चेयरमैन FBR हूँ तो मैं कहूँगा यार ये हदफ पूरा करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने उन वसाइल को जो कि प्रीएम्प्टिव हैं, प्रिजम्प्टिव हैं, यानी कि वो जो कि डायरेक्ट नहीं है, उनको मैं बरूए कार लाते हुए मैं अपना ये नंबर अचीव करूँगा। लेकिन उससे होता क्या है, कुछ हमारी मईशत के बहुत से हिस्से होते हैं, जैसे उन्होंने अभी आपको बताया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर साइड है, ठीक है। तो ये जहाँ तक इनको कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको टैक्स करने की ज़रूरत होती है, कुछ को नहीं होती। मिसाल तौर पर अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स बहुत बढ़ा देंगे तो फिर आप नेचुरली SME सेक्टर को हिट करेंगे और वो आपको पाकिस्तान में आपको पता है वैसे ही मसाइल है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स जो हायर ब्रैकेट इनकम टैक्स है उसको बढ़ाएंगे, उससे मतलब डिपेंडिंग ऑन आप पिकेटी को पढ़ें या किसको पढ़ें, आपको ये याद रखना चाहिए कि वो काफ़ी हद तक अब एक्सेप्ट होता जा रहा है कि हायर तबके का इनकम टैक्स यानी पर्सनल एक आम फर्द का वर्सेस एक कॉर्पोरेट यानी कि जिसमें बहुत से लोगों को नौकरी मिलती है, उनके अंदर थोड़ा फ़र्क रखने की ज़रूरत है ताकि इवेंचुअली आप एक किस्म की एक्विटी यानी कि मुआशरे में एक किस्म का तनासुब लेके आएँ और हर एक जो है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है मेरा, वो ये कि बहुत से बल्कि बेशतर जो पाकिस्तान में सैलरी क्लास लोग हैं और एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हैं या किसी ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जो डिलीजेंटली अपना टैक्स पे करते हैं, उनका टैक्स तो एट सोर्स कटता है। सो वो टैक्स देना चाहें ना देना चाहें, उनका टैक्स कट गया, चाहे वो फाइलर हैं या नहीं है। पॉइंट इसके अगर आप उनके ऊपर कोई भी ऐसी रिजीम लागू करते हैं, टैक्स में इजाफा करते हैं, सो तो ऑलरेडी वो टैक्स दे रहे हैं। सो बजाय इसके कि ज़्यादा फोकस ये नहीं है कि जो लोग टैक्स नेट में ही नहीं है उस पर ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले बात ये कि हम सिर्फ अगर तनख्वाहदार तबके की बात करें तो ये नाजायज़ है, क्योंकि देखिए हम तनख्वाहदार तबके में तो बहुत से लोग आते हैं, उसमें हुकूमती भी होते हैं, निजी भी होते हैं। तो दोनों को जब आप मिला के देखते हैं तो तनख्वाहदार तबका जो निचले हिस्से का, जिसको हम बॉटम थर्ड में ले आए उनको, वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा पिसे हुए होते हैं। क्यों उन्होंने एक सोर्स भी काट दिया, फिर आपने फ़ोन पे टैक्स है, सेल्स पे टैक्स है, फाइन चीज़ पे, तो वो एक तरह से वो टैक्स जो है उनको हर्ट करता है। लेकिन आपका ये कहना कि जी जो ये लोग तनख्वाहदार तबके हैं इनमें क्या टैक्स इनको और नहीं होना चाहिए ना, आंसर इज़ नो। क्योंकि तनख्वाहदार तबके में आप ये बात याद रखिए कि बहुत से लोग इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी वो एक तरफ से नहीं आती। आप पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों की तनासब से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद रिक्शा चलाते हो लेकिन साथ ज़मीन से थोड़ा बहुत आमदन आ जाती है, चाहे एकड़ हो चाहे 2 एकड़ हो। तो ये ज़रा थोड़ा सा जो मसला है इसको इतनी आसानी से नहीं आप देख सकते। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। नासिर मिर्ज़ा साहब, हुकूमत ने कोशिश की है, कर रही है, बजट स्पीच से लेके अब तक जब भी फाइनेंस मिनिस्टर गुफ्तगू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मकसद ये है कि आप जैसे जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए। अगर उनको कोई FBR से शिकायत है वो शिकायतें दूर की जाएँ। अब एक थर्ड पार्टी ऑडिट का निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है। तो अब जिम्मेदारी आप जैसे कारोबारी हजरात की है कि अगर आपके टैक्सेस में कोई कमी बेशी रह गई है तो खुद उसको मतलब रज़ाकाराना तौर पर उसको पूरा करें। नासिर साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया PTV का कि ये बड़े अहम मौजू के ऊपर आज आपने प्रोग्राम किया है। और जो आपने पहले टेक किया, जो पॉइंट खास तौर पे जो इंक्रीज हुई, डेफिनेटली हम उस पर गवर्नमेंट को मुबारकबाद देंगे। डेफिनेटली उसका जो रीज़न है, जिस तरह भी आपने फरमाया, मतलब अभी दोनों मेरे दोस्तों ने भी कहा कि उसमें मैक्सिमम जो रोल था, तकरीबन हम कहते हैं कि 55% वो इम्पोर्ट बेस था, जो अभी 160 अरब की इसमें इंक्रीज़ है, ये टारगेट से अचीव किया है, या 850 अरब जो टारगेट इन्होंने टैक्स कलेक्शन किया है। उसके अंदर भी आप देखें तो जो 55% इम्पोर्ट का फैक्टर है, उसके अंदर भी 70% जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, चाहे वो सेल टैक्स है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी है, चाहे वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है।
हमारा जब भी कभी गवर्नमेंट के साथ जब भी इंटरेक्शन होता है, हमारा चेयरमैन एफबीआर के साथ या हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके साथ, उसमें असल में बेसिक लास्ट टाइम जो गुफ्तगू हुई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे बिजनेस कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी टैक्सेस देना चाहती है। जिस तरह अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे, शेड्यूल क्लास के बारे में बात कर रहे थे, हमने हमेशा ये गवर्नमेंट को तजवीज़ दी है कि आप जो शेड्यूल क्लास लोग हैं इनको बिल्कुल एग्जाम कर देना। आप उनका शेयर निकाल के देखिए कितना शेयर होता है। अदरवाइज मेनली जो आपका शेयर है, आज भी जो अगर आपने 850 अरब की आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, तो उसमें सारा मैक्सिमम 55% जो इंपोर्ट के ऊपर है। तो डेफिनेटली उसका जो बिजनेस कम्युनिटी है ऑलरेडी इसमें चाहती है किसी तरीके से जो हमारे मसले मसाइल हैं, जो हमारे पीओएस के आजकल जैसे मेन आजकल भी आज भी हमारी सुबह मुलाकात थी एफबीआर के अंदर, और हमने यही उनसे गुजारिश की है कि इसको ऐसा इसको जरा थोड़ा सा आसान कर लेते हैं नासिर साहब, इसको जरा आसान लफ्जों में कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा हुई है, आप लोग जो इंपोर्ट करते हैं, आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मार्केट में कंज्यूम हो जाएंगी, उसमें कोई एडेबल आइटम्स भी हो सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। सो वो सारी चीज़ें कारोबारी हजरात जो बाहर से या इंपोर्टर्स मंगवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे उसको एडजस्ट तो करते हैं ना। वो आमिर साहब या डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको बेचेंगे, ये आपको पैसे देंगे, मतलब अपनी जेब से तो कोई अदा नहीं कर रहा। अगर आपने उस पर टैक्स दिया है तो यकीनन उस टैक्स के एवज जो है यकीनन कोई ना कोई फ़ायदा भी हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट जो प्रोडक्ट्स आप मंगवा रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे, हम पर्सनल बात से निकल के अगर हम मुल्क की बात करेंगे, जिस तरह अगर ये अभी पिछले माह 60 बिलियन ज़्यादा की हमारी इंपोर्ट हुई है, तो उसके अंदर वो रॉ मटेरियल मैक्सिमम इंपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, वो उसको सपोर्ट मिलेगी। इंपोर्ट बढ़ना कोई मसले की परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आप जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट के काम। मैं एक सवाल जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ अपना, मैं समझा शायद नहीं पाया आपको सही तौर पे। सवाल ये है कि अगर एक इंपोर्टर बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करता है और उस पर एक खतीर रकम जो है टैक्स की मद में, इनडायरेक्ट टैक्स जो आप बता रहे हैं वो देता है, लेकिन वो अपनी जेब से तो अदा नहीं कर रहा ना, उसने कहीं ना कहीं वो रकम वसूल करनी है। वो जो भी फाइनल प्रोडक्ट अपनी बनाएगा वो आगे मार्केट में बेचेगा या एक्सपोर्ट करेगा, सो वो उसको तो उसने फ़ायदा हासिल करना है। नहीं, वो तो उसका प्रॉफिट का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वो फिर अल्टीमेटली फिर जो बोझ है वो एंड यूजर पे जाएगा। वो जिसने जो प्रोडक्ट इंक्रीज बना रहा है, जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो जो उसका एंड यूजर है, फिर आपकी तरफ अगला प्रॉब्लम आ जाएगा, वो महंगाई का आ जाएगा। जिस टाइम आपकी ड्यूटीज बढ़ेंगी, जिस टाइम आपका ये चीजें इंक्रीज की जाएंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है वो उसके ऊपर बोझ जाके शिफ्ट हो जाएगा, और फिर वो महंगाई का जो इस टाइम हमारे पास प्रॉब्लम है वो चलेगा। अभी जो आपने जो मौजूद अभी शुरू में बात की थी कि जो इन्होंने रेवेन्यू, लेकिन महंगाई अगर बढ़ेगी, हम बेसिकली बात कर रहे हैं, अगर हम जैसे आमिर साहब ने भी बात की, हम उन लोगों की ज़्यादा बात करते हैं कि जो ज़्यादा इस्तात नहीं रखते, जिनकी आमदन बहुत कम है। अगर आप बाहर से कोई ऐसे लग्जरी आइटम्स मंगवाते हैं या रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी इंडस्ट्री है उसमें वो इस्तेमाल हो, सो जो निचला तबका है वो अगर आप इंपोर्ट करें ना करें, एक उसको ओवरऑल इम्पैक्ट तो पड़ सकता है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर देखा जाए तो। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट को हमेशा ये सजेशन दी गई है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि जो लग्जरी आइटम है, जो अननेसेसरी मतलब आम कंज्यूमर है, उसके ऊपर जितनी चाहे ड्यूटी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो मटेरियल जो आपकी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और वो इंडस्ट्री जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उस आइटम के ऊपर उनके ऊपर ड्यूटीज को कम किया जाए ताकि आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, अगर आपने इस और आप कंपीट कर सकें इंटरनेशनल मार्केट में। वेरी राइट। मैं वापस आऊँ नासिर साहब, जरा डॉक्टर साहब को शामिल करके आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बिजनेस कम्युनिटी है अदब के साथ, वो उनकी जो ह्यू एंड क्राई है, समटाइम्स मुझे समझ नहीं आती कि ठीक है आपने बुलाया, आप बात कर सकते हैं कि आप कंपीट नहीं कर पाएंगे अगर ड्यूटी ज़्यादा होंगी या इसमें इस मद में आप ज़्यादा पैसा लगा देंगे, लेकिन अगेन बात है वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, स्टील भी इंपोर्ट हो रहा है, बाकी चीज़ें भी इंपोर्ट हो रही हैं, वो आगे बिक भी रही हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। आपको मैं एक मिसाल दे दूं कि आज से 4-5 महीने पहले अगर स्टील 1 लाख का था तो आज 1,70,000 रुपए टन जो है इस वक्त मार्केट में, और लोग खरीद रहे हैं। देखें, एक तो ये बात है कि ये समझना ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल पे 3 तरह की चीज़ें थी, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और आरडीज। अगर आप इस बजट को देखें तो रॉ मटेरियल पे एफपीआर की बजाय ये टास्क दिया गया नेशनल टैरिफ कमीशन को, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सो दैट आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उस पर इसमें कटौती करें। कस्टम्स ड्यूटी में जो ग्रोथ आप देख रहे हैं इस दफ़ा, वो इसके
बावजूद है कि आपने इन तीनों को कम किया है रॉ मटेरियल पे। सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अगर ना करते तो मजीद बेहतर, मजीद ज्यादा पैसे आ सकते थे, बट इट इज नेसेसरी टू डू। जैसे कि हमारे चेंबर के फ्रेंड कह रहे थे कि व्हाट यू वांट टू डू इज कि रॉ मटेरियल पे आप इंपोर्ट ड्यूटी को मिनिमाइज कर दें सो दैट अपनी आप एक्सपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। और ये नेशनल टैरिफ कमीशन हमारा जो है एनटीसी जो है वो ये काम कर रहा है, और अब ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट है। इसीलिए कहता हूँ कि आपको इनको चीज़ों को जाके थोड़ा सा अगर डेप्थ में देखेंगे तो आप अंदाज़ा करेंगे कि इट इज़ बॉयंसी कंबाइंड विद व्हाट गोज ऑन इन द रिफॉर्म बाय इटसेल्फ। कुछ रिफॉर्म जो है वो बिल्ट इन है। सो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हमें करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कर्ब ज़रूर करना है, बिकॉज इंपोर्ट ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है और फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट के खसारे में चले जाते हैं, जिसको मैनेजेबल लेवल पे रखना है। कैसे करेंगे आप? अब अगर सी पैक के जो आपके तहत जो इकोनॉमिक जोन्स आपके बनने हैं, वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री लगनी है, अगर वो स्पीड अप होता है प्रोसेस आगे जाके, सो उस पर तो इंपोर्ट तो वैसे ही बढ़ जाएगी। आपने जो मंगवानी है, और उधर आपने जो है वो टैक्स रिलीफ भी बहुत ज़्यादा अनाउंस किया हुआ है, लेकिन बाहर से जो चीज़ आनी है वो तो आनी है। सो देखिए ना, इसका तो हम यही चाहते हैं कि मशीनरी तो इंपोर्ट होनी है, पर हम बहुत सी चीज़ें जो हैं जिसको हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, हमें वो करनी चाहिए। जिसमें बहुत से ऐसे आइटम हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम लोकली प्रोड्यूस करें। सो दैट इज़ द मशीनरी टू बी यूज्ड विच वी कॉल CPEC 2, which should come in motion, where we have your zones, where you have your road and rail initiative, but now you have to bring your industry which will produce locally and export. एक्सपोर्ट भी आप देखें तो 25.8 बिलियन है हमारी लास्ट ईयर, विच मे नॉट बी फिनोमिनल बट इट इज स्टिल ऑन द पॉजिटिव साइड। आईटी की एक्सपोर्ट सिर्फ जो है वो $2 बिलियन की है, जो $1 बिलियन हुआ। वेरी राइट। इस पे एक कंसर्न, आमिर साहब आपके पास आने से पहले डॉक्टर साहब, एक कंसर्न है जो इंपोर्टर्स हैं उनका। वो कहते हैं कि जी जब हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो उस पर हमें एक टैक्स देना है, इनडायरेक्ट देना है, डायरेक्ट देना है। उसके बाद जब हम उसको रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और जब बेचते हैं उस पर भी हमें टैक्स देना है। सो कहते हैं हम तो वो डबल जेपर्डी टाइप की एक चीज़ हो जाती है हमारे साथ। सो देन यू हैव द रिफंड सिस्टम। एक्चुअली तो जो कंसर्न है हमारे बिजनेस कम्युनिटी का वो है कि हमें जो हमारा रिफंड है वो फौरी तौर पे मिलना चाहिए। रिफंड हैज़ बीन अ सोर पॉइंट, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि हमारे सिस्टम में, यानी कि गवर्नमेंट के सिस्टम में खामी रही है कि हम फास्टर इसको नहीं कर सके। अब एक प्रोग्राम है जिसका नाम ही फास्टर है, टू गेट द रिफंड्स डन। सो एक पेंडेंसी रही है, बट व्हाट आई हर्ड लास्ट ईयर इज कि वो पेंडेंसी को बहुत कम कर दिया गया। बट एक बिजनेस साइड की भी प्रॉब्लम है। एक हम चीज़ कहते हैं फ्लाइंग इनवॉइसेस, जिसमें लोगों को रिफंड मिलता रहा है कनाइवेंस से विच दे डिड नॉट डिजर्व। सो ये बोथ साइड्स हैव टू प्ले बॉल फॉर अस टू इम्प्रूव दिस। बट रिफंड बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने सेल्स टैक्स लागू किया हुआ है और उसका रिफंड क्विकली मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे इसी जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं। नहीं, आप करिए मेरे से सवाल। अभी चंद रोज पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे शो में थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं जो टैक्स टू GDP रेशियो है उसको 20 के करीब तक ले जाएं, और इस वक्त पाकिस्तान में शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 10 के करीब शायद खड़ी है। भारत में बेहतर है, शायद 15 से थोड़ा ऊपर है। तो ये पॉसिबल 3 साल में आपके ख्याल में कैसे मुमकिन हो सकती है, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मैं इस पर ना एक बड़ी हतमी सी बात करना चाहता हूँ कि सारे इर्द गिर्द मेरे से बड़े महान लोग बैठे। असल में अगर आप टैक्स बर्डन देखें जो पाकिस्तान में टैक्स जमा होता है, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, टैक्स फीस, फाइन्स एंड ड्यूटीज़, ये सारा मिला के, तो ये एक्चुअली इस वक्त हमारा बर्डन जो है 30 से ऊपर है। ठीक है ना, इस पे बड़े पेपर लिखे गए हैं। ये वर्ल्ड बैंक का अपना तरीका होता है आईना दिखाने का। हमें तो अब झूठ नहीं बोल सकते ना वर्ल्ड बैंक वाले, हम तो अंदर के लोग थे। तो अभी बात यह है कि उनका एक मेथड होता है। आप इसी पे अगर पाइट के और आप नजीब से भी पूछ लें, देयर आर 2 व्यूज़ ऑन दिस। एक देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन निकाल के उसको कैलकुलेट करते हैं, जी आप 11% पे, हमें पहले 9 बोला करते थे। सो आई थिंक ओवरऑल हमारा मुआशरा एक इंतहाई टैक्स्ड मुआशरा है। अगर ये कहना एक गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहना कि अगर एक सिंपलिस्टिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में कि जी मैं टैक्स GDP 20 कर दूंगा, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। दूसरी बात यह है कि जब आप आते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर कि मिसाल तौर पर अभी ये बात हो रही कि जी इंपोर्ट ड्यूटीज़, और नजीब ने बड़ी अच्छी बात की है। द अदर डे रज़ाक साहब आए हुए थे वहाँ इंडियो में पिछले हफ्ते, तो यही बात हो रही थी कि जो इन्होंने बेसिक रॉ मटीरियल है उस पर आप ज़रा चेक तो करके देखें। इस दफ़ा ये जो एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ हुआ है, अब वो रॉ मटेरियल को ज़ीरो के करीब लाने का NTC का मकसद ये नहीं है
कि वो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, यानी जो आपके जो 6 आपकी एक्सपोर्ट में 6 लाइनें हैं ना, टेक्सटाइल हो गया, ये हो गया उठा के, पिछले 40-50 मतलब 56 का मैं होने वाला हूँ, 60 का हो जाऊँगा, फिर मर जाऊँगा। हम वही 6 के 6 पे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो आपने इम्पोर्ट पे लाए हैं, ये इसलिए लाए हैं कि आपको जिद्दत लाएं, आप अपनी जो प्रोडक्शन, अच्छा right. लेकिन उसको स्टेटमेंट ये देना कि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मेरे ख्याल में एक नाकिस स्टेटमेंट है। मैं ड्यू आपकी स्टेटमेंट मतलब ये गवर्नमेंट कहती है जी ओ हो इम्पोर्ट चढ़ गया और एंकर्स भी सारे इम्पोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट। भाई बात यह है कि पॉलिसी होती है आउटकम बेस्ड, पॉलिसी इनपुट बेस्ड नहीं होती कि मैं इनपुट्स को। आप देखें ना, बेस्ट पॉलिसी ये है कि आप ज़रा देखें कि दुनिया के मुल्क जिन्होंने तरक्की की है, चीन को देख लें, इंडिया को देख लें, फ्रॉम वो गांधीज इंडिया या नेहरूज इंडिया, अगर आप शाइनिंग इंडिया की तरफ आते हैं, क्या फ़र्क पड़ा है? 2 फ़र्क पड़े हैं। हम उनका टैरिफ स्ट्रक्चर नहीं देखते। हाँ, अगर आप WTO में भी चले जाएं, गो उनका प्राण जो एम्बेसडर राजेश अग्रवाल, उनको देखिए उन्होंने किया क्या है। वो बड़े काया लोग हैं, उन्होंने बड़े तरीके से अपने टैरिफ्स लोअर किए हैं। आसियान में भी तो घुसे हैं ना, तो आसियान में क्लब में घुसने के लिए आपका वेटेड एवरेज टैरिफ जो है वो आप 7.5 या 6 से नीचे होना चाहिए। तो आप अगर आपने उसमें अभी भी 60% के कहीं टैरिफ्स रखे हुए हैं। नाज़रीन, नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा की वज़ारत ख़ारिजा आमद हुई है। बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा की वज़ारत ख़ारिजा आमद हुई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी उनका इस्तकबाल करेंगे और इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और दोनों रहनुमा एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। और वज़ारत ख़ारिजा आमद हुई है नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा की, जो इस वक्त वज़ारत ख़ारिजा पहुँच चुकी हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया है और अब वो दफ्तर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त वज़ारत ख़ारिजा में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आमद पर उनका इस्तकबाल किया है। बराह रास्त मनाज़िर हम अपने नाज़रीन को टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वज़ारत ख़ारिजा आमद हुई है नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा की। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस वक्त बराह रास्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा वज़ारत ख़ारिजा में इस वक्त मौजूद हैं। नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा वज़ारत ख़ारिजा पहुँची तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के बाद वो वज़ारत ख़ारिजा में दाखिल हुई हैं और इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा उनके हमराह मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आमद पर नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के माबैन अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नम्रा सोहेल बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नम्रा, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी नाज़िया, नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा सिगरेट काग इस वक्त दफ्तर ख़ारिजा पहुंची हैं, जहां पे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया है और अब दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी होंगे। अफ़गानिस्तान में जो पैदा होने वाली सूरत हाल और बड़ी तब्दीली के बाद पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हमारे खित्ते पे हैं और पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। दुनिया की तारीख के इंतहाई अहम और बड़े इनखला में पाकिस्तान की काविशें और मावनत इंतहाई अहम रही हैं। पाकिस्तान का राब्ता जो है वो पूरी दुनिया के ममालिक के साथ है। इसीलिए आज इस मामले पर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करने के लिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए नीदरलैंड की वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। सिगरेट काग और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान होने वाली बातचीत का महवर जो है वो तो अफ़गानिस्तान भी होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ साथ दो तरफ़ा रवाबित पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताती चलूँ, अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राब्ते जो हैं वो रहे हैं और दोनों वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान 21 अगस्त को टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ था। ये बात यहाँ पे इंतहाई अहम है इसका जिक्र करना कि पाकिस्तान ने सफारतकारों समेत दीगर एहलकारों के अफगानिस्तान से इनखला के अमल में नीदरलैंड की मुकम्मल मावनत भी की थी। पाकिस्तान कई मुल्कों के शहरियों के इनखला में भरपूर ताउन कर चुका है, इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ भी कर रही है और पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित किया है कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान ने ह्यूमनिस्टिक और इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया जो है वो अपनाए रखा है। जी
बहुत शुक्रिया निम्रा सोहेल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। नीदरलैंड्स की वज़ीर ख़ारिजा वज़ारत ख़ारिजा पहुंची हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया और इस दौरे के दौरान दोनों वज़राए ख़ारिजा के माबैन अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। ये थी PTV ताज़ा तरीन। लेकिन पीओएस उन जगहों पे लगाए जो उस टियर के अंदर फॉल करते हैं, ना कि अभी हालांकि 85 मरतबा जो मिनिस्टर हमारे हैं फाइनेंस के वो कह चुके हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को अननेसेसरी नोटिस नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं उसके नहीं, बावजूद चलें इसके ऊपर कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना, ये तो आते हैं, लेकिन POS एज अ सिस्टम आप और एज अ बिजनेसमैन क्या समझते हैं कि ये इट्स अ वेरी गुड थिंग और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली आपके रेवेन्यू के अंदर आएगा। जहां भी पीओएस इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जहां पे ये लगाना चाहिए, उसका मुल्क को डेफिनेटली फायदा होगा और बिजनेस कम्युनिटी उसको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। अच्छा, मतलब आप देखें ना, ये तो चलें आपने कोई ऐसे बड़े स्टोर्स पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी या बड़े शहरों में आप ये लगा दें कि जहाँ पे आपको रसीद भी मिलती है, आप लोग भी जाते हैं, वो डिमांड भी करते हैं कि दें। अब आप रावलपिंडी में आप रहते हैं, रावलपिंडी की नरकारी बाज़ार में चले जाएं, आड़ती बहुत अरबों रुपए का काम जो करते हैं पर्चियों पे करते हैं, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे जी POS लगा दें और उनका जो सारा ज़बानी कलामी ये कारोबार चल रहा है वो भी चलता रहे? अच्छा, उसके लिए जब भी आपने अभी गुफ्तगू दौरान मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने फरमाया या आमिर साहब ने फरमाया कि ये जो गवर्नमेंट का FBR का हमारा जो डिपार्टमेंट है, अभी जैसा मैंने शुरू में अपने कहा था कि मोर देन 70% तो आपको घर बैठे हुए टैक्सेस कलेक्ट हो जाते हैं। ये डिपार्टमेंट के लोग जब तक बाहर नहीं जाएंगे, बाजारों में नहीं जाएंगे, जब तक टैक्स नेटवर्क इंक्रीज नहीं करेंगे, अभी आपने रावलपिंडी की मिसाल दी और ये बहुत बड़ा ऐसा तबका है ताजिर बरादरी का जो किसी भी टैक्स नेटवर्क के अंदर मौजूद नहीं है। पहले आपको टैक्स नेटवर्क के अंदर लेकर तो आए, अब उसको लाने के लिए चैम्बर की क्या जिम्मेदारी है? चैम्बर की मतलब आपके वो बिजनेस कॉलीग्स हैं आपके, मतलब आप जानते भी होंगे बहुत से ऐसे लोगों को, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? FBR कम है, वो लोग तो चले गए, बात भी कर ली, लेकिन वो तो एक आ गई ना आपके कि आपने उसके अपने कानून को या अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए किया। लेकिन जो कल्चर है कि आप जब एक कारोबार कर रहे हैं रोज़ाना लाखों करोड़ों या अरबों रुपए का, तो ये तो बुनियादी जिम्मेदारी आपकी है कि अगर आपने कारोबार किया, उस पर कुछ आमदन हासिल हुई, तो खुद ब खुद आपको ये एहसास होना चाहिए। सर, मैं इस सिलसिले में चैम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि कोई शख्स भी, कोई भी कारोबारी बंदा किसी भी चैम्बर का मेंबर नहीं बन सकता अंटिल अनलेस जब तक वो टैक्स पेयर ना हो। आज से तकरीबन 5 साल पहले, मुझे आज भी याद है, चेयरमैन FBR रावलपिंडी चैम्बर तशरीफ लेकर आए, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर आप बार बार मीडिया में ये बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 से 11 लाख टैक्स पेयर है, जबकि अगर आप वापडा का डाटा उठा के देखें तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 22 से 24 लाख कमर्शियल इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वापडा से डाटा लेना है और आपका ऑफिस में बैठे हुए ये 11 लाख से 24 लाख के ऊपर जम कर देता है। इस बात को किए हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, लेकिन उस गुड सजेशन ये आमिर दरानी साहब आपकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, मैं उनके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये पॉइंट ऑफ सेल्स वाली जो बात है, और लेकिन जो ऐसे कारोबारी हजरात हैं कि वो इसको नहीं चाहेंगे कि वो ये लगे उनका कारोबार मुतासर हो, उनको पता चले, तो ये इसका फिर क्या हल होगा कि आप FBR जो है वो कोई मतलब ज़बरदस्ती जाके लगा देगा, क्या करेगा? देखें, पॉइंट ऑफ सेल्स ये जो 5 लाख की बात हो रही है, आई डोंट थिंक कि ये 1 साल की बात हो रही है, ये अगले 2-3 साल में आप पहुंचेंगे 5 लाख पे। आई थिंक इस साल में अगर हम 80,000 से 1 लाख भी कर लेंगे तो बड़ी बात होगी। इन्होंने डिप्यूट भी करना शुरू कर दिए हैं लोग वहाँ पे। अब हुकूमत इज़ ऑल्सो कमिंग अप विद अ स्कीम जहाँ पे अगर आपने पर्ची है आपके पास तो वो एक कुरानंदाजी होगी और उसमें आपको एक गिफ्ट। सो बोथ इंसेंटिवाइज me to get that purchase from you as a retailer, okay, and then push you as a retailer to make sure that you are connected. So it has to be both, you know, मतलब जिस तरह हम that is how we will move on POS, I think as a government. और इसमें बहुत पोटेंशियल है, ऑब्वियसली है, बिकॉज इतनी बड़ी एक इनफॉर्मल इकॉनमी है आपकी, और आपने इस इनफॉर्मल इकॉनमी में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है जिसकी आमिर भी बात कर रहे थे, बिल्कुल प्रोग्रेसिविटी को देखते हुए ही चलना है कि मतलब जो हायर सैलरी वाला है उसको टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, जो हायर परचेजर है उसको टैक्स। सो ऑब्वियसली इस सब चीज़ों को देखते हुए, पर मैं एक चीज़ पे कमेंट करना चाहता हूँ। लोगों का बहुत सा ख्याल है कि जी ये 70% टैक्स अगर कलेक्ट हो जाता है कस्टम्स पे तो कस्टम्स का कोई काम नहीं है। बात ऐसी नहीं है एक्चुअली।
देखिए कस्टम्स का जो काम है ना वो ये है कि आप इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की निगाह से देखिए कि जब एक कंसाइनमेंट आती है तो क्या वक्त है उसकी क्लियरेंस का। कस्टम का जो फॉरवर्ड लुकिंग काम है वो सबसे बड़ा ये है। कस्टम्स का सबसे बड़ा काम ये है कि बहुत सी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जानी चाहिए। सो ऑडिट होना चाहिए वहाँ पे सिग्निफिकेंट जो GDs हैं दे शुड बी क्लियर्ड ऑटोमेटिकली सो दैट टाइम ऑफ कंप्लायंस द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लायंस drop. If they drop, that helps your trade in the country, you see. So customs ka on their own, that is the real work of customs. इसके अलावा जो cost of doing business है वो भी कम हो। So ये 3 काम उन्होंने करने हैं। So end to end automation of the custom process, अभी हमने VBOC किया है पाकिस्तान में जो कि एक one window facility है। So those are the things that FBR does. I think अगर हम सही point of view से सोचें, so that is what ये देखें, ये जो POS है इसको मैं ख़त्म करूंगा इस पे कि ये ऑटोमेशन का पार्ट है। दुनिया ऑटोमेशन की तरफ एक जा रही दफ़ा है। फिर ज़रा बता दें काम कैसे करेगा। काम ऐसे ही करेगा कि ये जब भी आप ये खरीदेंगे तो ये ऑटोमेटिकली FPR के पास ये डेटा आ जाएगा कि क्या परचेज हुई है, सो दैट सेल्स टैक्स की इवेजन जो है मुल्क में कम से कम होती चली जाएगी और सेल्स टैक्स की जो ओवरऑल कलेक्शन है वो बेहतर होती चली जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे नासिर साहब जी देखिए, ये जो नासिर ने पहले से बड़े मज़े की बात की, इलेक्ट्रिक मीटर्स, ये आज की बात नहीं है, ये 1990 में ब्राज़ील में, और ये मतलब पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं लोग कि पाकिस्तान में ना हम बेसिकली हमारी नीयत ख़राब है। तो मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा रंग डालता हूँ। आपकी नीयत पे कोई शक नहीं। नहीं, मैं खुद बदनीयत आदमी हूँ। अगर मेरे में नीयत ठीक होती तो अब तक मैं, खैर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक मीटर्स जो हैं ग्रेट प्रॉक्सी फॉर टैक्स कलेक्शन, ठीक है। अब आप सिंपल ये देख लें, हमारे से जाके नंबर्स तो पूछे ना कि कितने इस दफ़ा वी हैव हैड अ रिकॉर्ड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली की जो इस दफ़ा खर्च जो उसकी तरसील हुई है, इट मतलब इट्स द मोस्ट वी हैव डन। 25,000 मेगावाट, नहीं एवर प्लीज रिमेंबर दिस, एवर, ठीक है ना। तो ये अब मसला ये बिजली को खर्च कर रहा होगा ना, चले घर में भी खर्च कर रहा होगा तो उसके पास पैसे होंगे तो वो बिजली का बिल दे रहा है। तो मेरे ख्याल में एक ये प्रॉक्सी, तो नासिर भाई ने बिल्कुल सही बात की है, इट्स हाई टाइम कि आप उन प्रॉक्सीज को यूज़ करें, लेकिन उसको क्रिमिनलाइज ना करें। ये जो अभी एक था ना कि टैक्स वाला बाहर आ जाए, चला जाए मैदान में, टैक्स कलेक्शन लाइक कस्टम्स इज ए पुलिसिंग फंक्शन बट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। ये बात दुनिया में नोन है। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक आर्गुमेंट नहीं आ सकता कि अगर कोई बिजली कंज्यूम कर रहा है उस पर भी तो वो टैक्स दे रहा है। वो बिजली पे कंज्यूम देगा ना, वो टैक्स तो बिजली का, देखिए बिजली का टैक्स नहीं होता, ये तो हम बिजली को लोड करते हैं ना कि अब इसमें नांदीपुर का प्रोजेक्ट, उसमें नीलम का प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट GST भी तो नहीं वो ठीक है, होने देना, बिल्कुल है, सही है, इट्स अ सर्विस यू गेटिंग, यू सेलिंग इट, लेकिन उससे आपकी आमदन का भी तो होता है ना। जिस तरह पहले हवाई जहाज के टिकटों के ऊपर देखते थे कि भाई किसने खरीदे हैं, आपने जाके रात को मतलब टोटल आप तनख्वाह देते हैं ड्राइवर को 25,000, रात को जो आपके 25,000 का खाना खा, वो एस्टिमेशन कौन करेगा, अंदाजा कौन लगाएगा कि अगर पता चलता है कि एक घर में या किसी एक। शहजाद भाई ये बिल्कुल सीधी सी बात है, ये सारा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो यहीं से अब बात POS पे ले आते हैं। आपके बहुत अरसे पहले एक प्रोग्राम में POS पे मैंने ये बात की थी कि इसमें सिर्फ ताजरों, ये हुकूमत की भलाई नहीं है, इसमें बड़े ताजरों की पकड़ाई है और जो छोटा ताजर है उसका नफ़ा है। वजह मैंने आपको बताया था कि जो आम ये त्रामड़ी और इधर और ये आप बात कर रहे हैं बाज़ारों की, या हम भी वहाँ गंज मंडी में बैठते हैं, मैं आपको सीधी सी बात ये बता दूं कि जो छोटा ताजर होता है ना, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता होता कि पीछे तल्लों के डब्बे कितने रह गए। तो जब पॉस लगेगा ना तो वो खपत की और उसके रेवेन्यू की उसको खुद एक अकाउंट बुक बनेगी उसकी, ठीक है ना, जो उसको फ्री सर्विस मिल रही है। वो कहना छोटे जाके चेक कर तल्लो डब्बे पे, वो नहीं जी, वो झाड़ू किन्ने, उनको नहीं पता होता, और उनको ये भी पता नहीं होता कि उन्होंने टोटल सेल कितनी की है। ये लोग हमारी तरह के गाँव में, हम बिल्कुल रिलैक्स, सुबह पैसे उठते हैं, आज कुछ बिक्री होगी, आज ही बेगुसराय 1000। तो पॉस्ट जो है ना, ये दरमियाना और लोअर, और मज़े की बात अगर आप ये मुझे समझाने दें कि ये जो हमारा बड़ा ताजर है वो अपनी आप को पकड़ाई से बचने की खातिर जाता है और इन दुकानदारों बेचारे छोटों को लाई लगों की तरह आगे लगा के कहता है जाओ जी तुम जुलूस निकालो। ओ भाइयों, इनको तो फायदा होगा, I mean, नजीब विल बेयर मी आउट, नुकसान होगा उस एक, बड़े ताजर कौन है? वो बड़े ताजर वही जो पर्चियों पे करते हैं। अब आप ये नजीब से पूछें, मैं आपको फिर मैं नासिर साहब के बाद में कुछ ऐड करता हूं। वेरी क्विकली, ये डेटा माइनिंग जो है ना, दैट इज गोइंग टू क्रिएट दी टैक्स बेस ऑफ पाकिस्तान। सो बहुत अच्छी बात की है। देखें 52 लाख इस वक्त कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं पाकिस्तान, राइट, ठीक है।
फिर अब सिर्फ डेटा माइनिंग यहीं पे नहीं रुक जाती, गैस कनेक्शंस अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से आगे जाएं, ट्रैवल डेटा, स्कूल गोइंग डेटा, मेडिकल फीस, एवरीथिंग पुट टुगेदर, ये सारा डेटा जो है इसको आपने कंबाइन करके इस पे रिस्क बेस्ड इंडिकेटर्स यूज करने हैं। अच्छा, इसमें एक बात बता दें मुझे बस कि ये भी बात हुई कि नादरा के डेटा को भी इस्तेमाल किया जाएगा इस सारे प्रोसेस में। कुछ लोगों का ये भी एतराज़ होगा कि उनकी प्राइवेसी को इन्फ्रेंज कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको कोई ना कोई लॉ मेकिंग भी करनी पड़ेगी या नहीं? आई थिंक कुछ लॉ मेकिंग इन द प्रोग्रेस है, सो आप देखेंगे कि कुछ आएगी। बट जब ये लोग कहते हैं ना, देखिए इन द एंड इस डेटा को माइन एफपीआर नहीं करना है, ये कोई नादरा ने जाके नहीं करना। नादरा इज गोइंग टू टेल देम कि डॉक्टर खाकान हैज ट्रैवल्ड सो मेनी टाइम्स, FPR is just going to say कि if he has traveled so many times in his नहीं, लेकिन जब FPR नादरा से डाटा मांगेगा तो किस कानून के तहत मांगेगा? वो कानून आप देखेंगे कि इन द मेकिंग क्विकली से फिर देखिए सर, बस इसी सी बात है, इसका तो मेरा जवाब बड़ा आसान है। ये अमेरिकन एम्बेसी वीज़े के लिए मांगेंगे तो आप तो अपनी फूफड़ का नाम भी बता देते हैं, ठीक है? और अगर आपसे हुकूमत पाकिस्तान कहती है मेरी राइट और प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है, और सर खुदा का खौफ करें। ठीक ठीक, चलें, बिल्कुल सही। नासिर साहब, फाइनली जी ये बताइएगा कि ये जो कारोबारी हजरात हमारे हैं बड़े बड़े, जिसकी तरफ आमिर साहब भी इशारा कर रहे थे, जानते बहुत से लोगों के नाम नहीं ले रहे, तो क्वेश्चन है कि इनको समझाना या बुझाना ये किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत तो कैंपेन्स चलाती है, बार बार दरख्वास्त भी करती है, लेकिन क्योंकि वो शायद बात आप लोगों की सुन सकते हैं, आपके साथ उठते बैठते होंगे, आप साथ कारोबार करते हैं, फिर ये कि उनको इंसेंटिव भी आप ज़्यादा बेहतर तौर पे समझा सकते हैं कि क्या है। सो इनको इस रज़ाकाराना तौर पे इस नेट में लाना, वो आप समझते हैं कि किसकी बुनियादी जिम्मेदारी बनेगी आगे चल के? अच्छा, मैं फिर इस बात को आगे बढ़ाऊंगा जो अभी कहा। आज सुबह जैसे हमारी मुलाकात हुई कमिश्नर रावलपिंडी साहब से इनकम टैक्स से, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी हमें कैंट की तरफ ना, कुछ लोगों की कंप्लेंट थी, तो उस सिलसिले में मेरी मुलाकात थी कमिश्नर साहब से। तो उनको बड़ा ओपनली हमने ऑफर दी है फ्रॉम रावलपिंडी चैम्बर्स प्लेटफॉर्म कि सर आप जिस बाजार में जाते हैं, जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है और अगर आप वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आती है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। देखिए, हमें अगर आप अपना पार्टनर बनाएंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो वी कैन हेल्प यू आउट। जहाँ पर जिस बाजार में जो बिजनेसमैन इस सिस्टम में अगर आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा है और वो इस सिस्टम में आने नहीं चाह रहा, तो आप चैम्बर को ऑन करें। हम तो देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देने के लिए तैयार है कि जिस बाजार के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन है, प्लीज शेयर विद अस कि ये साहब ने टैक्स रिटर्न जमा कराइए, इनका इतना बिजनेस है, जबकि रिटर्न इनकी ये कह रही है, जबकि हमारे पास जो नहीं। लेकिन आप ये नहीं समझते कि इसको जरा सिंप्लीफाई करना चाहिए? मिसाल एक देता हूँ कि एक तनख्वाहदार शख्स है, वो 50,000 रुपये कमाता है, उसका एक सोर्स कट जाता है, या उसके लिए हुकूमत के लिए आसान है कि उसको आपने कैसे टैक्स डिडक्ट करना है। लेकिन उसके बरक्स एक ऐसा शख्स है जो रेडी पे बर्गर लगाता है, चिप्स बेचता है, उसकी आमदन भी शायद उतनी हो या उससे ज़्यादा हो, वो आज एक चौक में है, कल दूसरे चौक में है, तो उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए मेरे ख्याल में, या नहीं? बिल्कुल, मैं तो इस किस्म की जो बिजनेस है जिनकी मेरा ख्याल है यहाँ तक ये 50,000 लाख तक का आता है, उनको तो हम कहते हैं वैसे ही छोड़ देना चाहिए। असल में जो आपने भी बात की, जिस तरह आपने पिंडी के बाजारों का भी नाम लिया, इस तरह के बाजार पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और इनका डाटा इन तमाम लोगों के पास है जो वहाँ का कंसर्न कमिश्नर बैठे हुए हैं इनकम टैक्स के, उनके पास एक एक बाजार का रिपोर्ट है। अगर वो वहाँ के कंसर्न बिजनेस कम्युनिटी से चैम्बर से ऑन बोर्ड करेंगे तो चैम्बर उनको इस सिलसिले में फैसिलिटेट भी करेगा और उन लोगों को ऑन बोर्ड भी करेगा। बिल्कुल ठीक। फाइनली जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि बड़ी बात होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो रेशो है, जो तनासुब है, वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अब मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक अरबपति भी दे रहा है और वो शख्स भी दे रहा है जिसकी माहाना आमदनी शायद 20,000 रुपये है। सो ये जो डिस्पैरिटी बीच में आ जाती है, इसको आप क्या समझते हैं? इसकी कमी होनी चाहिए इसमें किस तरीके से? अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि आमिर साहब 400 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदें और मैं 100 रुपये लीटर खरीदूँ, मतलब वो किस तरीके से इसको ठीक करेंगे आप? देखें, ये तो यही है ना कि आपने एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है और उसको चूंकि हम ब्रॉडन कर अभी तक फॉर्मल नहीं कर पाए, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे भरोसा करना पड़ता है। उसकी फॉर्मेलिटी के लिए तो जो हमने बातें की हैं, ऑटोमेशन, आइडियल रेशो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में कितना होना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मतलब इसको जितना बढ़ाते जाएंगे उतना अच्छा, मतलब बेहतर है कि डायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा हो। इनकम टैक्स शुड बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ टैक्सेशन इन द वर्ल्ड, दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट, एंड वी वांट टू मूव टू दैट। बट उसको करने के लिए ऑब्वियसली डेटा माइनिंग हैज़ बीन अ वेरी वीक एरिया। इसका सबसे बेहतरीन तरीका तो डेटा माइनिंग है। सो जब लोग कहते हैं कि एफपीआर का क्या काम है, देखिए एफपीआर का तो बहुत काम है। डेटा माइनिंग, ऑटोमेशन,
enforcement, simplification of procedures. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि SMEs जो हैं वो आपके इसमें आ जाएं, अगर आप SMEs को ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहते हैं, उनका जो फॉर्म है ना उसको इतना सिंपल कर दें कि दे शुड बी एबल टू फिल इट इजीली। जैसे ये कह रहे थे कि वो अपना डेटा नहीं रख सकते, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड अगेन मैं चाहूंगा हम इसी पॉइंट पे अगर रहें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। इसमें एक जी देखिए, एंड ऑफ द गेम जो है ना वो क्या है, एंड गेम ये है कि मुझे एक प्री पॉपुलेटेड टैक्स नोटिस आना चाहिए, नॉट ए नोटिस सॉरी, एक प्री पॉपुलेटेड मेरा टैक्स फॉर्म होना चाहिए, और मैं सिर्फ ये कर सकूं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। दैट इज द end game that we want to play, so that FPR is so geared up, Nadra is so geared up to give them data. That is how we move. अगेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अभी आमिर साहब ने भारत का जिक्र किया, मैं उनका डाटा देख रहा था कि 51.5% उनकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो रेशो है, सो विच मीन्स कि वो आधा इनडायरेक्ट आधा डायरेक्ट। तो इज दिस समथिंग आइडियल यू थिंक? क्या डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद आमिर। देखें, आइडियल जो है वो तो डिटरमिन होगा कि हम कितना टारगेट बता दें, टारगेट क्या होना चाहिए अगले 2 साल में? आई थिंक वी शुड ट्राई एंड गो बियॉन्ड 50%, बट अगेन लेट्स, जैसे आमिर ने शुरू में कहा कि मैं इसमें टारगेट्स में हम जितने अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करते चले जाएंगे, हम उतना ही ज़्यादा इसमें बॉदर नहीं करना चाहिए हमें। देखें, इन एन इनफॉर्मल इकोनॉमी दैट इज व्हाट वी, बट वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज जब आप 17% सेल्स टैक्स कम करेंगे किसी भी चीज़ पे तो महंगाई भी कम होगी। सिर्फ ये नहीं, लेकिन उसका फायदा अगर होगा तो वो मतलब अक्रॉस द बोर्ड होगा, ये नहीं कि किसकी क्या इनकम है, बट अगर नुकसान भी होगा तो अक्रॉस द बोर्ड होगा। बट अगर हम प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्सेशन को इंश्योर कर रहे होंगे तो आई एम श्योर कि जो एंकर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं कंपेयर टू शहजाद जो कि कम कमा रहे हैं, दे विल बी पेइंग अ हाई। हाउ वुड यू नो दैट आमिर साहब? ये देखिए, आई थिंक मेरा ये नुक्ता जो है ना, इस पे शायद थोड़ा सा मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये नुक्ता है ही नहीं कि डायरेक्ट कितना होना चाहिए और इनडायरेक्ट कितना होना चाहिए। देखिए, जो टैक्स लगाया जाता है ना वो बिहेवियरल चेंज के लिए लगाया जाता है। एक्चुअली मसला ये है कि सबसे पहली बात है कि अगर आपने लोग चाहते हैं कि लोग इनकम अपनी ज़्यादा करें, तो आप क्या करेंगे कि इनकम सिर्फ करने पे टैक्सेशन कम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंजम्पशन कम हो या कंजम्पशन ज़्यादा हो, आप उस पर करेंगे टैक्सेशन, उस हिसाब से आप सेल्स पे लगाएंगे, ये करेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया कि मतलब आपने कहा कि सेविंग होनी चाहिए। अब मिसाल तौर पे उस सेविंग में आप 2 टियर बनाते हैं, एक कहते हैं कि ये गरीब तबका और ये अमीर तबका है। अब हमें ये फिक्र नहीं कि अमीर तबका, इनफैक्ट अमीर तबका जितना खर्च करे उतना मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन गरीब तबका अगर अपनी आखिरी पैसा खर्च कर दिया करे और सेविंग ना करे तो उसका विंडफॉल नहीं है, उसका डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट DRM और उसका जो फ्रेजिलिटी कॉन्टेक्स्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो ये बात करना मेरा आसान लफ्ज़ों में जो पॉइंट था, सॉरी टू कट यू, वक्त बचा लूँ, वो ये कि अमीर हो या गरीब हो, चीनी सब ने इस्तेमाल करनी है, आटा सब ने खाना है, घी सब ने इस्तेमाल करना है। तो बात यह है कि पाकिस्तान में गरीब तरीन शख्स के लिए भी वही रेट है और अमीर तरीन शख्स के लिए भी वो, ये एक पॉइंट था मेरा। लेकिन उसको आप इस तरह आप कुछ नहीं, ये फिर आप एक थ्योरी के खिलाफ जा रहे हैं ना। ये कहना कि अमीर, ये इक्विटी जो होती है ये बाय वर्च्यू ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंजम्पशन, यानी कि एक गरीब आदमी किस तरह खर्च करता है और एक अमीर आदमी किस तरह खर्च करता है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो अगर आपने अमीर आदमी की 100 रुपए की चीनी पे आपने मतलब वो भी 100 का खा रहा है, तो अमीर को जितनी मर्जी खाने तो खाएगा, को वो बीमार भी होगा तो वो अपना इलाज करा सकता है। अब गरीब आदमी अगर चीनी कम खा रहा है, मैं मतलब बड़ा रियल फैक्टर आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात तो आप याद रखें कि स्ट्रक्चर ऑफ कंजम्पशन जो होता है उसको आपको मैनेज करना होता है। सिर्फ प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि ये जो आपने बड़े मज़े का आज ये सवाल पूछा है, अक्ल अनफॉर्चुनेटली मजमूई तौर पे कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। हुकूमत हमारी बहुत बड़ी होगी लेकिन मजमूई अकल हमारी कम होती जा रही है, ठीक है। ठीक, तो ये सवाल जो है, आई थिंक ना हमें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नुक्ता उठाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे आउटकम हम क्या सीख कर रहे हैं। क्या हम सेविंग्स रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या हम अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, वो फिर उस हिसाब से आप टैक्स लगाएं। अच्छा, जहाँ पे आपने वो टैक्स जो 100 है उसमें मद में आप उनको जो लोअर से जो हायर सेवर्स, लोअर इनकम, उनको आप और मराद दे सकते हैं। ठीक, चलें फाइनली जी, नासिर साहब कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, वेरी क्विकली। मैं तो इस चीज में कि डेफिनेटली जो टैक्सेस की बात की और PS की बात की है कि वी हैव टोटली सपोर्टेड द गवर्नमेंट स्टांस, और इसके ऊपर अगर PS के ऊपर भी जो आज बात हुई है और गवर्नमेंट की जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर जितनी जो हमारी SMEs और के लिए और कॉलेज इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल होते हैं, इस पे अगर ड्यूटीज कम कर दी जाए
और इसको इन्हांस किया जाए, हमारी एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाए, या हमारी जो लोकल SMEs और फूड इंडस्ट्री है उसको बैंकों की तरफ से इतनी मराहत दी जाए जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया गया और बैंकों को पाबंद किया गया कि वो अपना 5% जो रिजर्व का है मस्ट उन्होंने ये हाउसिंग सेक्टर को देना है। तो उससे हमारी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी और वही एक तरीका है कि आप इंपोर्ट बिल को भी कम कर पाएंगे और आपकी एक्सपोर्ट को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर मिर्ज़ा साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर दुरानी साहब, थैंक यू सो मच, हमें आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। FPR के जो टैक्स हदफ है उसके हवाले से हमने बात की। 850 अरब 2 माह में कुछ मेरे जो यहाँ पे मेहमान हैं उन्होंने इस पर इज़हार ख्याल किया, और जो हमारा एक टारगेट है 8.5 खरब रुपए का साल के आखिर में, उसमें बहुत सा काम होना बाकी है। टारगेट तो हम, वज़ीर आज़म ने जैसे आज कहा कि बासानी हम ये हासिल कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है जो FPR ने काम करना है, इस सारे सिस्टम को जैसे इंटीग्रेट करना है, बहुत सारी इनोवेशन लेके आनी है। वो चीज़ है कि आपका आने वाले जो साल हैं वो आपके उसी तरीके से अच्छे तरीके से हों, और ये टारगेट जो है आप इसको बढ़ाएं और इसमें जो लवाजमात शामिल होने हैं वो यकीनन हो। और आखिर में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।